दोस्तों अभी 24 जुलाई के दिन पाई के को फाउंडर डॉक्टर निकोलस कोकलिस और डॉक्टर चैन दिएगो फैन का इंटरव्यू इंटरनेट के रेडियो पर लिया गया, जिसे पॉडकास्ट कहते हैं। Welcome to the Index podcast. ये इंटरव्यू एलेक्स नाम के व्यक्ति ने लिया है। I'm your host, Alex Kahaya, and in today's episode of The Index, I'm thrilled to welcome Nicholas Kokolis and Cheng Zhao, the co-founders of Pi Network. तो आइए कुछ सुनते हैं और जानते हैं कि पाई नेटवर्क के फाउंडर का पाई प्रोजेक्ट को किस प्रकार लॉन्च करने की योजना है और आगे किस दिशा में इसको आगे बढ़ाएंगे। इंटरव्यू बहुत लंबा है, परंतु अभी हम कुछ काम के और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में आसान भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे। Welcome to the show. Thanks for being here. Thank you for having us, Alex. Thanks, Alex. So I would just first love to learn more about you guys. Like, how did you meet? How did you get the idea for Pi? Like, what is the तो इंटरव्यू लेने वाले एलेक्स जी ने पूछा, सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में कुछ अधिक जानना चाहता हूं कि आप कैसे मिले, आपको पाई का विचार कैसे आया और आपकी बैकग्राउंड की कहानी क्या है। इस पर सी फैन जी ने जवाब दिया, Pi Network is a combination of our academic and also personal interests. पाई नेटवर्क हमारे शैक्षणिक और पर्सनल इंटरेस्ट का एक कॉम्बिनेशन है। निकोलस जी और मैं एक दूसरे को पाई बनाने से बहुत पहले से जानते थे। वो कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं जो ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और बाद में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं। मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी के दौरान मुझे मानव और कंप्यूटर के इंटरेक्शन में भी रुचि हो गई। इसलिए डॉक्टर निकोलस और मैंने सोशल कंप्यूटिंग पर, क्राउड सोर्सिंग पर, लार्ज स्केल सिस्टम्स बनाने पर, सिस्टम को बड़ा बनाने पर, ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले बहुत प्रोजेक्ट्स पर कई वर्षों तक सहयोग किया है। हमने साथ में कुछ रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं, इसलिए हम ये सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। पाई प्रोजेक्ट में ये सभी विषयों को यानी इन सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, जिससे ये कुछ बड़े प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सके। तो इसके लिए इसे आसान बनाने के लिए सिर्फ ब्लॉकचेन ही बहुत पावरफुल टेक्निक है और हम उसमें से ही इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। हम क्रिप्टो इंडस्ट्री के बंधनों और काम करने के तरीके से बहुत निराश थे। शुरुआत में हमने क्रिप्टो का उपयोग करने वाले लोगों की उन समस्याओं को ठीक करने का प्रयास किया जो कुछ अन्य प्लेटफॉर्म्स पर थी। बाद में हमें एहसास हुआ कि इस तरह से तो हम लोगों को उपयोग में आने वाली आसान क्रिप्टो करेंसी नहीं बना सकेंगे। उसके लिए खुद का प्लेटफॉर्म ही बनाना पड़ेगा। क्रिप्टो को मोबाइल में फ्री में बनाने का और उसी मोबाइल से सीधा आसानी से लेन देन करने का तरीका बनाने के लिए खुद का पाई नेटवर्क बनाया। हमारा लक्ष्य पाई नेटवर्क को एक बड़े सोशल नेटवर्क पर पहुंचाना और पाई का सब में एक समान बंटवारा करना था। दूसरा प्रश्न पूछते हुए एलेक्स जी ने कहा कि ये तो सचमुच दिलचस्प चीज़ है। मुझे याद है कि मैं 2016 में क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में वापस आया था और तब भी यही बाधाएं थी, यही कहानी थी जो आज है। अभी भी बहुत क्रिप्टो में काम चल रहा है, उनमें अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट बाकी है, परंतु जिन लोगों को आप लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं वो उत्तम है। एक फ़ोन से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है और आप लोग उन बाधाओं को तोड़कर इसे अधिक सुलभ बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पाई सिर्फ कुछ समय के लिए ही अंदर रहेगा, लेकिन मैं वास्तव में उन समस्याओं को हल करने के लिए आपके दृष्टिकोण के बारे में और भी अधिक जानने के लिए उत्सुक हूँ। थोड़ा डीप में बात करें कि वास्तव में पाई का कैसा सिनारियो दिखता है, पाई क्या करता है और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पाई कैसे उन तक आसानी से पहुंचता है। तो इस पर जवाब में कहा गया है, क्रिप्टो में फाइनेंशियल लिमिटेशन है, नॉलेज का लिमिटेशन है, उपयोग में आसान या टेक्नोलॉजी की और लॉजिस्टिक सर्विस की बाधाएं भी है। इसलिए सही मायने में पहुंच प्राप्त करने के लिए इन सभी बाधाओं को दूर करने की और क्रिप्टो के उपयोगकर्ताओं की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके उनके अनुभव को आसान करने की आवश्यकता है। और यही वो मुश्किल चीज़ें हैं जो पाई आसान बना रहा है, विशेष रूप से सिर्फ एक फ़ोन के माध्यम से। आज के ज़माने में यूं कहे तो लगभग हर किसी के पास फ़ोन तो होता ही है और पाई की ऐप तो मुफ्त है। हर कोई ऐप डाउनलोड करके पाई का माइनिंग कर सकता है। इसे समझने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। दूसरे क्रिप्टो की तरह माइनिंग के लिए किसी बड़े कंप्यूटर या मशीन की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे इंटरव्यू लेने वाले एलेक्स जी ने पूछा कि नोड कैसे काम करता है, वैलिडेशन कैसे होता है और हर रोज़ टैप क्यों करना पड़ता है। मैं इसके एल्गोरिदम के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हूँ। तो मित्रों, ये सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए मेटा मित्र चैनल पर पहले से ही वीडियो बनाकर रखे हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी इसके जवाब में जो डॉक्टर निकोलस जी ने समझाया है वो शॉर्ट में जानते हैं। बिटकॉइन में पजल को सॉल्व करने के बदले में प्रूफ ऑफ वर्क के गणित के समीकरण अनुसार बिटकॉइन बनते हैं और उसकी अपनी ब्लॉकचेन है। पाई की भी अपनी खुद की ब्लॉकचेन है। पाई की सिस्टम में ट्रस्ट ग्राफ एक मस्त चीज़ है जो सभी पायोनियरों में एक दूसरे पर के विश्वास से बनता है। अब ये ट्रस्ट नाम की चीज़ को कंप्यूटर सिस्टम को कैसे समझाएंगे? तो पाई में सभी पायोनियर अपने मित्रों और परिवारजनों को लिंक भेजते हैं और वो लोग पाई में जुड़ते हैं। इस प्रकार सभी अपने ट्रस्ट सर्कल का योगदान दे रहे हैं। हम इसे सिक्योरिटी सर्कल कहते हैं, यानी वे 3 से 5 लोगों को नियुक्त करते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं। कुल मिलाकर लाखों लोगों के ट्रस्ट सर्कल से ट्रस्ट ग्राफ का निर्माण होता है, जिसका उपयोग ब्लॉकचेन करता है। पाई बनाने के लिए या कहो पाई के सर्वसम्मति एल्गोरिदम के लिए
ट्रस्ट ग्राफ की आवश्यकता होती है। ट्रस्ट ग्राफ हम पायोनियर ही बनाते हैं और उसके बदले में हमें पाई मिलते हैं। कोई अपने इनविटेशन कोड के नीचे किसी स्क्रिप्टिंग वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से बहुत सारे नकली अकाउंट बनाता है तो कैसे पकड़ेंगे? यानी ट्रस्ट का सत्यापन कैसे किया जाता है? कोई इस सिस्टम में खिलवाड़ करता है तो भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे? वास्तव में विश्वास का मतलब क्या है? तो इस पर समझाया है कि मान लो हर किसी का ट्रस्ट सर्कल 30 लोगों का है तो भी ये इतना बड़ा नहीं है। वो सब करोड़ों लोग इस ब्लॉकचेन को भ्रष्ट करने के लिए मिलीभगत नहीं कर सकते। अब दूसरी बात कि स्क्रिप्ट से नकली अकाउंट बनाने के बाद भी उन अकाउंट में आपस में लिंक नहीं होगी। वो अकाउंट तो अकेले ही रहेंगे, न कोई सिक्योरिटी सर्कल होगा और ना ही वो रोबोट्स अपना इनविटेशन कोड किसी को भेज सकेंगे। उनका स्थान इंसानों के सर्कल से अलग ही रहेगा। सच्चे इंसानों के सर्कल की तरह उसमें आपस में एक दूसरे के साथ कोई जुड़ाव नहीं होगा। कोई सच्चा पायोनियर उस अकाउंट को लिंक नहीं करेगा, न तो उसका केवाईसी होगा और न ही उसका वैलिडेशन पास करेगा। तो अपने आप वो रोबोट अकाउंट पकड़े जाएंगे। तो इस प्रकार ट्रस्ट ग्राफ का एल्गोरिदम और इंसान मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं, इसकी कल्पना करना अभी मुश्किल है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि यह सब कैसे काम करता है। फिर इंटरव्यू लेने वाले एलेक्स जी ने पूछा कि मोबाइल में और नोड में क्या अंतर है, यानी पाई की ब्लॉकचेन में ब्लॉक बनाने के लिए क्या मोबाइल काम में आता है या कंप्यूटर काम में आता है? तो इस पर कहा है कि फिलहाल कंप्यूटर ही पाई की ब्लॉकचेन में ब्लॉक बनाने के लिए सर्वसम्मति एल्गोरिदम चला रहे हैं, मोबाइल नहीं। हमें नहीं लगता कि मोबाइल फ़ोन से ऐसा काम करवाने का कोई मतलब होगा। अभी कुछ अनऑफिशियल सर्वे से पता चला है कि पाई नेटवर्क पर 90,000 से अधिक नोड्स हैं। ये सभी कंप्यूटर नोड हैं, कुछ लैपटॉप भी हो सकते हैं। आगे का प्रश्न पूछा है कि क्या आपने अभी तक मेननेट लॉन्च नहीं किया है जहां पर यह सब बना रहे हैं, उसका आज का स्टेटस क्या है? तो इस पर डॉक्टर सी फैन ने कहा है कि हमारा मेननेट लाइव है। Our mainnet is live. We launched the mainnet. This goes to also your question about what we are different from other blockchains. We are taking very non-consensus type of approach. Our mainnet is live and हमने मेननेट लॉन्च कर दिया है। दूसरी ब्लॉकचेन से हम अलग हैं। हम नॉन कंसेंसस प्रकार का दृष्टिकोण अपना रहे हैं। तो हमारा मेननेट लाइव है और हमने कुछ समय चुना है जिसे एनक्लोज्ड मेननेट कहा जाता है। यह हमारे मेननेट के अंदर एक स्पेशल फेज है जहां मेननेट तो लाइव है ही, लेकिन यह फायरवॉल से सुरक्षित है ताकि बाहरी कनेक्टिविटी पर रोक लगाता है। अभी तो यह सुनिश्चित करना है कि हम अपने इकोसिस्टम के भीतर उपयोगकर्ताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हमारा मानना है कि पाई की उपयोगिताओं को एनक्लोज्ड मेननेट के वातावरण में ही बनाया जा सकता है। बेशक कुछ उपयोगिताओं को पहचानने के लिए बाहरी कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, लेकिन हम ओपन नेटवर्क में खुलने से पहले उपयोगिता आधारित इकोसिस्टम को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए इस एनक्लोज्ड मेननेट में ही पाई का उपयोग करने वाली ऐप्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ऐप्स के लिए यहाँ फायरवॉल हटा दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा नेटवर्क केवल कुछ हजार लोगों का नहीं है, अभी तो पूरी दुनिया में लाखों पायोनियर्स हैं। इन लाखों लोगों को नेटवर्क में शामिल करने के लिए नेटवर्क खुलने से पहले एनक्लोज्ड नेटवर्क में माइग्रेट करना भी जरूरी लगता है। एनक्लोज्ड मेननेट का ये भी एक लक्ष्य है। यानी दोस्तों, ओपन मेननेट का पहला वर्जन 1.0 हो सकता है जिसमें इकोसिस्टम की ऐप्स में फायरवॉल नहीं होगा। तो गलत वक्त पर मेननेट ओपन करना उचित नहीं होगा, इसलिए अभी तक मेननेट पूरा ओपन नहीं किया है। आगे कुछ आंकड़े बताए हैं कि पाई नेटवर्क की यात्रा में समय के इस पड़ाव पर 45 मिलियन से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। अभी हम उनका केवाईसी पूरा करवाने और उन्हें मेननेट में माइग्रेशन करवाने का काम कर रहे हैं। ब्लॉक एक्सप्लोरर पर आप जो मेननेट देख रहे हैं वह वास्तविक मेननेट है। ओपन मेननेट होने पर भी यह इसी प्रकार काम करना जारी रखेगा। अभी 5 मिलियन से अधिक लोग केवाईसी पास किए हुए हैं, उन सब का माइग्रेशन करवाना है। विश्व के कोने कोने में से जुड़े हुए सभी पायोनियरों का केवाईसी करने में सिस्टम सक्षम हो और वो सभी मेननेट पर आ सकें, इसलिए यह समय इस प्रक्रिया को सपोर्ट करने के लिए है। हमने स्वयं कुछ ऐप्स बनाए हैं, जैसा कि केवाईसी ऐप। हमने पहले किसी थर्ड पार्टी को केवाईसी का सही चेकिंग करने का काम सौंपा था, जो एक केवाईसी का $1 लेता था, परंतु उनकी भी कुछ लिमिटेशन होने की वजह से हमने हमारा खुद का केवाईसी सिस्टम बनाया जिससे पूरी दुनिया की केवाईसी हो सकती है। उसके लिए पायोनियरों को अपनी जेब से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे केवाईसी में AI का प्रयोग किया है। केवाईसी का सही रिजल्ट जानने के लिए AI मशीन के साथ इंसानी वैलिडेटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अब पायोनियर्स जो कि इंसान है वो वैलिडेटर्स बनकर केवाईसी प्रोसेस में मदद करते हैं, तो उनको पाई देने का सिस्टम रखा है। ये पाई की सच्ची उपयोगिता बन रही है। तो पाई नेटवर्क का जो केवाईसी है वो अभी तक के सभी केवाईसी से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ डेटा का कलेक्शन नहीं है, अभी तो एक सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम्स का जिसे क्रिप्टो इंडस्ट्री में हल करना बहुत जरूरी था। सभी क्रिप्टो को अपने ग्राहकों का केवाईसी किसी दूसरी कंपनी से करवाना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए पाई का खुद का केवाईसी ऐसा बनाया
जिससे बाकी सभी क्षेत्रों में ये KYC सॉल्यूशन काम में आ सकता है जहां पायोनियर्स पहले से मौजूद हैं। पाई KYC की डिजाइन दुनिया के सभी लोकेशन को एक साथ कवर करने के लिए स्केलेबल है। पाई की KYC में सिर्फ डेटा ही नहीं लिया जाता परंतु इंसान को लाइव वीडियो लेना होता है। सूचना के मुताबिक अपना सिर लेफ्ट या राइट घुमाना पड़ता है, स्माइल दिखानी पड़ती है, अपनी आईडी का फोटो भी दिखाना पड़ता है। हालांकि इस डेटा का वैलिडेशन करते वक्त आईडी के ऊपर की कुछ डिटेल्स छिपी रहती है, यानी कि कवर की हुई होती है, वो दिखती नहीं है। आप में से कोई वैलिडेटर्स हैं तो आपने ये देखा होगा और आपको तो ये पता रहेगा। तो पाई नेटवर्क में ये सब बड़ी मुश्किल और महत्वपूर्ण चीज़ों को एक छोटी ऐप में पैक किया है, समाया है, जिसका नाम है KYC। ये KYC सभी कायदे कानून की गाइडलाइंस का पालन करता है। इसे सिर्फ हमने नहीं परंतु पाई नेटवर्क की पूरी कम्युनिटी ने बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। जैसे जैसे ये KYC आगे बढ़ेगा तो इस पृथ्वी का एक सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क होने से दुनिया वास्तविक रूप से इंटरनेट के वेब 3 चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएगी। वेब 3 का अर्थ है ओनरशिप, यानी स्वामित्व, मालिकाना अधिकार। तो उसी के लिए तो KYC की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हम इस विशाल नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं, न केवल बड़ा बल्कि वास्तव में अधिक आज्ञाकारी और भविष्य में सबके काम में आने वाला। अब एलेक्स जी ने कहा कि आपने सच में KYC नाम की बहुत मूल्यवान चीज़ बनाई है। अब पाई नेटवर्क पर अन्य किस प्रकार के एप्लीकेशन चलने वाले हैं या पहले से ही चल रहे हैं, कुछ और बताएं। इस पर डॉक्टर से जवाब मिला कि किसी भी प्रकार का ब्लॉकचेन एप्लीकेशन इस पाई नेटवर्क पर चल सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाई नेटवर्क में हैकेथॉन के जरिए हजारों डेवलपर्स बहुत कुछ बना रहे हैं और पायोनियर्स उसका उपयोग करके फीडबैक भी दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर फाइवर या अपवर्क जैसी रिमोट जॉब वर्क की ऐप बन रही है जिसमें पाई में पेमेंट मिलता है। कुछ ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन रहे हैं जिसमें eBay की तरह यूजर टू यूजर सामान एक्सचेंज होगा। कुछ लोग दुनिया भर के व्यापारियों को एकजुट करके उन्हें जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और कुछ लोग लॉजिस्टिक्स का डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क भी बना रहे हैं, क्योंकि फेडेक्स जैसी शिपिंग कंपनी या लॉजिस्टिक फैसिलिटी में अभी पाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए पाई के पायोनियरों में से कुछ लोगों ने यह नेटवर्क बनाया है जो सामान की डिलीवरी में मदद कर सकते हैं। अन्य दूसरी क्राउडसोर्सिंग जैसी ऐप्स हैं। उदाहरण के लिए पोल क्रिएट करने की एक ऐप है। कोई व्यक्ति पूरे समुदाय से कुछ फीडबैक लेना चाहता है तो वे एक पोल पोस्ट कर सकते हैं और उन सवालों के जवाब देने के लिए लोगों को पाई के रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। पाई की इकोसिस्टम में कोर्स बनाने की भी ऐप्स हैं। कुछ गेम्स बन रही हैं जिसमें गेम्स के वर्चुअल सामान या एक्स्ट्रा पावर के लिए पाई का उपयोग होता है। आप गेम हार जाते हैं और गेम को आगे बढ़ाना जारी रखना है तो पाई का पेमेंट करके आगे खेल सकते हैं। तो कुल मिलाकर मनोरंजन या सामाजिक जीवन में काम में आने वाली ऐप्स में पाई की उपयोगिता बनाने और बढ़ाने पर ध्यान है, क्योंकि पाई का इकोसिस्टम इस पड़ाव पर पहुंच गया है कि हम अपने ही कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च करने वाले हैं। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। अब अगला प्रश्न पाई के OS के बारे में पूछा। पाई का ओपन सोर्स लाइसेंस क्या है? पाई ओपन सोर्स एक लाइसेंस एग्रीमेंट है जिसमें डेवलपर्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। किसी डेवलपर ने कोई ऐप बनाकर उसका कोड ओपन सोर्स कर दिया, अब उसमें सुधारणा करने या नए फीचर्स बनाने के लिए दूसरा नया डेवलपर काम कर सकता है। उस ऐप का नया वर्जन भी लॉन्च कर सकता है और इसीलिए हैकेथॉन्स आते रहेंगे ताकि उन ऐप्स का एडवांस वर्जन बनता रहे। पाई नेटवर्क में पूरा प्रोटेक्शन होने की वजह से उसी कोड की दूसरी कॉपी नहीं बनेगी, यानी एक ही तरह की समान ऐप्स नहीं बनेगी। किसी ने कोड उठा लिया और नाम चेंज करके नई ऐप लॉन्च कर दी, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, फिर इंटरव्यू लेने वाले एलेक्स जी और पाई की कोर टीम के बीच AGPL V3 लाइसेंस, MIT लाइसेंस और पाई OS के बारे में टेक्निकल बातचीत हुई और इंटरव्यू समाप्त करते हुए एलेक्स जी ने कहा, तो फिर ठीक है, आप हमें अभी बीच में लटका सकते हैं। हम एक उम्मीद के साथ ट्विटर पर या पाई ऐप में आपकी तरफ से होने वाले अनाउंसमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। पॉडकास्ट के शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा। अलविदा।